हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की। बेसिकली ये एक्ट ईपीएफ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो टोटल 6 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। इसके ऑब्जेक्टिव्स में पहला है टू रेगुलेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। बेसिकली अभी जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है दैट इज़ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज़ लिमिटेड टू 46.6%। तो ये एक्ट हेल्प करना चाहता है वुमेन के एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करता है, प्रोवाइड करता है मैटरनिटी बेनिफिट और ये इंश्योर करता है कि वुमेन के हेल्थ को, डिग्निटी को और इकोनॉमिक सिक्योरिटी तीनों इंश्योर हो सके। अब ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे है? पहले तो ये एप्लीकेबल है फैक्ट्रीज़ में, देन एप्लीकेबल है माइंस में, फिर प्लांटेशंस में, शॉप्स और इस्टेब्लिशमेंट्स में जहाँ पे 10 और मोर वुमेन एम्प्लॉयड है। 10 और मोर एम्प्लॉयज़ है मतलब ज़रूरी नहीं कि वुमेन हो, बस 10 या 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो अगर वापस से हम देखते कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, पहला फैक्ट्रीज है, देन माइंस है, देन प्लांटेशन है, एंड देन शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे 10 और 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो। एप्लीकेबल कहाँ नहीं है? जहाँ पे भी ESI एक्ट लागू होता है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? जब हम यहाँ पे देखते हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कहाँ पे मिलता है? बेनिफिट तभी मिलता है जब कोई प्रेग्नेंट होती है और बच्चे का जन्म होता है। तो अगर चाइल्ड स्टिल बॉर्न मतलब अगर पैदा होते समय वो बच्चा मर भी आता है तो भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत उस वुमेन को उसके फ़ायदे मिलते हैं। डिलीवरी मतलब बेसिकली बर्थिंग ऑफ चाइल्ड मतलब बच्चे का पैदा होना, मिस कैरेज, एक्सपल्शन बिफोर 26 वीक। तो अब देखो वेजेस में क्या क्या होता है। पहला होता है बेसिक तो मिलेगा ही, DA मिलेगा, कैश अलाउंसेस मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेगा। यहाँ पे बोनस को एक्सक्लूड कर देते हैं और PF को, ग्रेचुइटी को, ट्रैवल अलाउंसेस को एक्सक्लूड जाता है। यहाँ पे बेसिकली बेसिक, DA और कैश अलाउंसेस और इंसेंटिव्स मिलता है। बोनस, PF, ग्रेचुइटी, ट्रैवल अलाउंसेस नहीं मिलता। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वुमेन ने जिस ऑर्गेनाइजेशन में 80 दिन काम किया है पिछले एक साल में, मान लो कोई वुमेन फर्स्ट जनवरी को ज्वाइन करती है, ठीक है? तो जो 1 जनवरी को ज्वाइन करेगी, जैसे इमेजिन कि 1 जनवरी को ज्वाइन किया उसने, अब क्या होगा कि ये 1 दिसंबर तक में अगर 80 डेज़ काम करती है, मतलब ये पूरे 12 महीने में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक में कोई भी 80 डेज़ काम करती है तो वो एलिजिबल है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत हॉलीडे, मतलब उसको जो छुट्टी और जो कैश इंसेंटिव्स मिलने हैं उसके लिए। अब इसमें इंक्लूड होता है डे ऑफ ले ऑफ, पेड लीव या हॉलीडे। मतलब अगर जैसे ये 12 महीने में जैसे दशहरा आई, दिवाली आई, उसकी छुट्टी मिली, या फिर उसी 12 महीने के अंदर उसको ले ऑफ कर दिया गया तो वो जो ले ऑफ का डे है उसको भी इंक्लूड करेंगे। कोई पेड लीव उसको मिल रहा था जैसे वही दशहरा दिवाली वाला, या फिर कोई हॉलीडे है जैसे मान लो हैदराबाद में तेलंगाना दिवस फॉर्मेशन डे होता है, तो फिर मतलब वो हॉलीडेज़ को भी इंक्लूड करेंगे ये 180 डेज़ के कैलकुलेशन में। अब ड्यूरेशन क्या है? हम 2017 अमेंडमेंट आया है उसके बाद वाले ड्यूरेशंस को देखेंगे। अगर पहला और दूसरा बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसको 26 वीक का लीव मिलेगा। अभी 26 वीक में देर इज़ एन ऑप्शन कि मतलब आप 8 वीक पहले लो और 18 वीक पोस्ट डिलीवरी लो आफ्टर सेकेंड चाइल्ड। ये तो फर्स्ट चाइल्ड के केस में हो रहा है। अगर वुमेन के पास 2 और मोर सर्वाइविंग चिल्ड्रन है तो शील हैव अ ऑप्शन टू टेक लीव ऑफ 12 वीक। अब कोई अडॉप्टिव मदर है तो उसके लिए भी 12 वीक का ऑप्शन है। मतलब अगर बच्चा 3 महीने से छोटा है, अगर बच्चा 3 महीने से बड़ा है तो उसके लिए 12 वीक का ऑप्शन नहीं है। अगर कोई कमिश्निंग मदर है, जैसे सरेगेसी से बच्चा उसके पास आ रहा है तो फिर उसके पास भी 12 वीक का ऑप्शन है। 6 वीक लीव फॉर मिस कैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर किसी का मान लो मिस कैरेज हो गया या फिर किसी ने अपना अबॉर्शन करवा लिया तो उनके पास भी ऑप्शन है कि वो 6 वीक का लीव ले सकती है। अगर किसी ने अपना ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन करवाया उसके पास भी ऑप्शन है कि वो 6 वीक का लीव ले सकती है, ठीक है? अब 1 मंथ लीव फॉर इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी, प्री मेच्योर बर्थ, मिस कैरेज। ये जो 1 मंथ है, जैसे ये किसी ने 26 वीक का लीव लिया, ठीक है? अब उसके बाद वो बीमार पड़ गई प्रेगनेंसी के कारण से या डिलीवरी के कारण से, या उसके बच्चे का प्री मेच्योर बर्थ हुआ या फिर उसकी मिस कैरेज हो गई, तो ये जो सारे डेट्स है 26, 12, 12, 12 और 6 वीक, तो इन सब के अलावा ये 1 मंथ का एक्स्ट्रा लीव उसको मिलेगा। अब हमने ये देखा ही था मैटरनिटी बेनिफिट वेजेस के अंदर, मतलब वेज कहाँ पे कितना मिलेगा,
तो एवरेज डेली वेज जो होगा वो दिया जाएगा। एवरेज डेली वेज कैलकुलेट कैसे होगा, लास्ट 3 महीने का जो उसका वेज होगा पर नंबर ऑफ डेज। मान लो जैसे 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च और किसी ने कैलकुलेट किया, तो जनवरी फरवरी मार्च में जितने डेज होते हैं 31, 28 और 31 वापस से, तो उन तीनों को ऐड कर दिया। उस तीनों के लास्ट मंथ में मतलब जनवरी में कितना पैसा कमाया था, कितने वेजेस उसको मिले थे, फेब में कितना मिला, मार्च में कितना मिला, उन तीनों को ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय वो नंबर ऑफ डेज कर दिया। अब एम्प्लॉयमेंट पे प्रोहिबिशन मतलब कोई भी एम्प्लॉयर किसी वुमेन को काम नहीं करवा सकता विद इन 6 वीक आफ्टर डिलीवरी और मिसकैरेज। हमने यहाँ देखा ना कि मिसकैरेज और डिलीवरी के बाद मतलब 6 वीक का यहाँ पे तो लीव मिलता ही है, तो अगर किसी की डिलीवरी के 6 वीक बाद या मिसकैरेज के 6 वीक बाद कोई एम्प्लॉयर काम नहीं करवा सकता। 6 वीक की तो मिनिमम छुट्टी है। फिर क्या रिक्वायर हर, अब किसी कोई भी एम्प्लॉयर उसको हार्डवेस्ट वर्क मतलब कि बहुत ही हैवी वर्क नहीं करवा सकता, या फिर कोई ऐसा काम नहीं करवा सकता जिसमें लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स हो, जिसके इफेक्ट को हेल्थ को इफेक्ट कर रहा हो। कब, जब वो डिलीवरी से 1 महीने पहले ऐसे काम नहीं करवा सकता, और डिलीवरी के ड्यूरिंग 1 मंथ प्रीसीडिंग 6 पीरियड बिफोर डिलीवरी, मतलब वही डिलीवरी से 1 महीने पहले वो उससे हार्डवेस्ट वर्क या फिर ऐसा कोई काम जिसमें बहुत लंबा टाइम तक खड़े रहने की ज़रूरत है वो काम नहीं करवा सकता। और वर्क फ्रॉम होम प्रोविज़न 2017 में आया। तो आफ्टर मैटरनिटी बेनिफिट पीरियड अगर ख़त्म हो जाता है, जैसे वो 26 वीक का है या फिर 12 वीक का था आफ्टर 3rd चाइल्ड, और फिर 6 वीक का था इन केस ऑफ मिसकैरेज, जो भी ये सारे बेनिफिट्स हैं, तो आफ्टर मैटरनिटी बेनिफिट पीरियड वो ख़त्म हो जाता है। एम्प्लॉयर में परमिट मतलब एम्प्लॉयर के पास ऑप्शन है कि वो अपने एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे दे, प्रोवाइडेड वो काम ऐसा हो और दोनों के बीच म्यूचुअल अग्रीमेंट हो। मतलब अगर काम किया जा सकता है वर्क फ्रॉम होम के थ्रू काम कंप्लीट हो जाए तो उसको वो ऑप्शन दे सकता है। 2017 में क्रच फैसिलिटी भी लाया गया। तो ये क्रच फैसिलिटी कब अवेलेबल होगा, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में 50 या फिर उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। जैसे हमने क्या देखा कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब होता है, जब 10 और मोर एम्प्लॉयज़ होते हैं शॉप और इस्टेब्लिशमेंट में या फिर फैक्ट्रीज माइनर प्लांटेशन में। क्रच फैसिलिटी कब मिलेगा, जब 50 और मोर एम्प्लॉयज़ होंगे। तो वुमेन को वहाँ पे क्या होगा, 4 विजिट पर डे टू क्रच इंक्लूडेड होगा, मतलब 4 बार वो विजिट कर सकती है क्रच फैसिलिटी को। नोटिस एंड क्लेम्स में क्या होगा, वुमेन गिव्स रिटन नोटिस स्टेटिंग एब्सेंस पीरियड, डेट फ्रॉम विच मैटरनिटी बेनिफिट इज टू स्टार्ट, एम्प्लॉयर मस्ट इंश्योर पेमेंट विद इन 48 आवर्स ऑफ रिसीविंग नोटिस। तो मतलब अब वुमेन को, मतलब देखो सबको तो पता नहीं हो सकता, कोई ट्रैक नहीं कर सकता कौन का प्रेगनेंट है, तो वुमेन को एक रिटन नोटिस देना होता है जिसमें वो बताइए कि कब से कब लीव ले रही है और किस दिन से उसका मैटरनिटी बेनिफिट स्टार्ट हो रहा है। एम्प्लॉयर को पेमेंट देना होगा 48 आवर्स ऑफ रिसीविंग नोटिस, मतलब जैसे उसको पता चलेगा कि कब से कब को मैटरनिटी बेनिफिट लेना है तो उसके 48 आवर्स के अंदर उसको पेमेंट मिल जाना चाहिए वुमेन को। मेडिकल बोनस मतलब इफ़ एम्प्लॉयर डज नॉट प्रोवाइड फ्री प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर, अगर एम्प्लॉयर नहीं देता है प्रीनेटल और फिर पोस्टनेटल केयर, तो फिर वुमेन को 3500 मेडिकल बोनस भी मिलता है। पहले ही 1000 था। अगर एम्प्लॉयर कोई ऑलरेडी प्री नेटल और पोस्ट नेटल केयर फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो फिर उसको ये मेडिकल बोनस देने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसमिसल में क्या होगा, एम्प्लॉयर कैन नॉट डिसमिस अ वुमेन, कब डिसमिस नहीं कर सकता, जब वो मैटरनिटी लीव पे हो, तो ऐसा नहीं है कि बस उसको डिसमिस कर दिया, या फिर मैटरनिटी लीव लेने के कारण से भी उसको डिसमिस नहीं कर सकता। डिसमिसल डज नॉट अफेक्ट अ राइट टू क्लेम बेनिफिट, अगर उसने नोटिस देने से पहले उसको डिसमिस कर दिया है और वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट है तो भी उसका राइट है कि वो बेनिफिट्स को क्लेम कर सकती है। और अगर डिसमिस किया भी गया है तो एम्प्लॉयर को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने कोई मतलब मिसकंडक्ट किया है और वो मिसकंडक्ट मैटरनिटी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अब नर्सिंग ब्रेक, वुमेन को जैसे 4 बार क्रच फैसिलिटी विजिट करने का ऑप्शन है, वैसे इसको 2 नर्सिंग ब्रेक लेने का ऑप्शन है जब तक कि चाइल्ड 15 मंथ का नहीं हो जाता। अब मिसकैरेज एंड इलनेस में ये तो हमने देख लिया था कि 6 वीक लीव लेना है आफ्टर मिसकैरेज, 1 मंथ एडिशनल लीव ले सकते हैं अगर इलनेस है ड्यू टू मिसकैरेज। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ओवरराइड्स एनी इनकंसिस्टेंट एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर मान लो एम्प्लॉयर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखवा दिया है कि कोई भी मैटरनिटी बेनिफिट नहीं ले सकता
या फिर 1 महीने के अंदर, ये 1 साल में अगर प्रेग्नेंट होगी तो फिर टर्मिनेट करनी है, मतलब ऐसा कुछ भी एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट उसको ओवरराइड करता है। अब पेनल्टीज़ की बात करते हैं। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर एम्प्लॉयर की गलती है तो उसको 1 साल की सज़ा मिलेगी, या फिर 5,000 तक का फ़ाइन, या फिर दोनों। अगर वुमेन का फॉल्स क्लेम है तो उसको भी 1 साल की सज़ा, या फिर 5,000 फ़ाइन, या फिर दोनों। एम्प्लॉयर को मेंटेन करना है रजिस्टर वुमेन एम्प्लॉयज़ का, बेनिफिट्स कितना पे किया गया है, लीव उसने कितना लिया है। अगर ये नहीं मेंटेन करते हैं तो फिर ये भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन में आता है, और उसके लिए भी उनको 1 साल की सज़ा और 5 साल का फ़ाइन मिलेगा, या फिर दोनों ही।